अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस टू जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस हैं, एक में तो हमने बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस इंटायर सिलेबस को हम कैसे लेके चलेंगे, सिलेबस में है क्या, उसको डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस क्लास में अगर आप रिकॉल करें, शेयर होल्डर्स का रिटर्न कैसे निकालते हैं, वी हैव सीन दैट। प्लस हल्का सा हमने एनपीवी का स्टार्ट लिया था, लेकिन एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनमें से हमने किसी को भी डिस्कस नहीं किया। तो टाइम आ चुका है कि अब हम सबसे पहले एनपीवी के जो रूल्स हैं, क्या एनपीवी को कैलकुलेट करते हुए किस तरह के प्रिंसिपल्स का, रूल्स का ख्याल रखना है, उनको कंसीडर करते हुए एनपीवी निकलेगी, उस पर बात करते हैं। तो देखते हैं जी, रूल्स फॉर एनपीवी। एनपीवी के भी रूल्स देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के। पहला पॉइंट एनपीवी कैलकुलेट करने का, सुनिएगा बेटा। जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सारे का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, विच इज सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोस को कंसीडर किया जाएगा। रिपीट, व्हाट डिड आई से? सिर्फ किसे लिया जाएगा? रेलिवेंट कैश फ्लोस को कंसीडर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट देख लें भाई, ओनली रेलिवेंट कैश फ्लोस आर कंसीडर्ड। सिर्फ किसे कंसीडर करेंगे? ओनली रेलेवेंट कैश फ्लोस आर कंसीडर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा सारी की सारी डिस्कशन जो होगी ना, अब वो इस पॉइंट ए की के लिए होगी। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। एनपीवी कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि वाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी आपने सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है? रेलिवेंट कैश फ्लोस पे काम करना है। अब एक ही सवाल है जिसका जवाब आपने ढूंढना है कि सर रेलिवेंट कैश फ्लोस किसे कहेंगे, कौन सा कैश फ्लो रेलिवेंट है, कौन सा कैश फ्लो रेलिवेंट नहीं है। पहले मैं आपको एक जर्नल और बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग देता हूं रेलिवेंट कैश फ्लोज की, फिर हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात करेंगे। देखो जर्नल अंडरस्टैंडिंग क्या है रेलिवेंट कैश फ्लो की? हर वो कैश फ्लो, रेलिवेंट कैश फ्लो का मतलब होता है हर वो कैश फ्लो विच इज अफेक्टेड बाय योर डिसीजन। आपके डिसीजन लेने से कोई कॉस्ट लगे, आपके डिसीजन से कोई कॉस्ट जो लगने वाली थी वो सेव हो जाए, या आपके डिसीजन लेने से कोई इनफ्लो आ जाए, ये सब रेलेवेंट। तो सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है रेलेवेंट कैश फ्लो की? हर वो कैश फ्लो रेलेवेंट होता है जिस पर कोई इंपैक्ट पड़े, कोई इफेक्ट पड़े आपके डिसीजन लेने का, तो रेलेवेंट है भाई। अब जरा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, प्लीज सुनिएगा। जब हम रेलेवेंट कैश फ्लोज की बात करते हैं तो याद रखिएगा फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट है। वो कॉस्ट जो फ्यूचर में लगेगी रेलेवेंट है। वो रेवेन्यू, वो अर्निंग जो फ्यूचर में आएगी ऑब्वियसली प्रोजेक्ट की वजह से रेलेवेंट है। तो देखिएगा फ्यूचर कॉस्ट स्लैश फ्यूचर अर्निंग्स ले लें भाई, ये क्या है रेलेवेंट। यानी कि फ्यूचर की जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट है, फ्यूचर की जो अर्निंग्स है वो बेसिकली क्या है रेलेवेंट है। इवन जो आप देखिए प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर नहीं दी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो अभी इनकर्ड होना बाकी है। फ्यूचर अर्निंग का मतलब ये है वो अर्निंग्स है जो अभी कमाना बाकी है। तो सर रेलिवेंट हुआ ना यार। तो फ्यूचर में जो आपकी कॉस्ट लगेगी रेलिवेंट है, फ्यूचर में जो आप कमा रहे हैं वो प्रोजेक्ट की वजह से दैट इज रेलिवेंट। अगला पॉइंट देखिएगा।
देखिए फ्यूचर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे, रेलिवेंट है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रेलिवेंट है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सेल आएगी, इनफ्लोस आएंगे, रेलिवेंट है। अब दूसरा पॉइंट ना, रेलिवेंट कैश फ्लो का बड़ा इंपॉर्टेंट। मतलब दूसरे पॉइंट में तो मैं कहता हूँ कि सब आ गया। कि सर अगर दूसरे में सब आ गया तो दूसरा पहले ही बता देते हैं, ओ भाई सबर सबर। है दूसरा दूसरा, लेकिन दूसरे में सब आ गया है कि। पॉइंट नंबर 2 देखें रेलिवेंट कैश फ्लो का। कॉज बाय द प्रोजेक्ट, कॉज बाय द प्रोजेक्ट, चाहे इनफ्लोस हो या आउटफ्लोस हो, चाहे इनफ्लोस हो या आउटफ्लोस हो प्रोजेक्ट की वजह से। क्या बात है, आधा वर्जन। चाहे इनफ्लोस, चाहे आउटफ्लोस हो किसकी वजह से? प्रोजेक्ट की वजह से। तो रेलेवेंट है भाई। कॉज बाय द प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस। फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अबे भाई एक प्रोजेक्ट की वजह से अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करूं तो रेलेवेंट है ना यार। अगर हम एक प्रोजेक्ट की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स रेलेवेंट है। तो दूसरा पॉइंट बहुत कीमती है। कॉज बाय द प्रोजेक्ट, चाहे इनफ्लोस हो आउटफ्लोस हो, लेकिन हो प्रोजेक्ट की वजह से। चाहे इनफ्लोस हो आउटफ्लोस हो किसकी वजह से? प्रोजेक्ट की वजह से, तो रेलेवेंट। हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस की, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जो आप बेयर करोगे किसकी वजह से? प्रोजेक्ट की वजह से। तो रेलेवेंट है भाई। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। ये बड़ा काम का पॉइंट। एक तो बात होगी भाई फ्यूचर की कॉस्ट, फ्यूचर की अर्निंग्स, रेलेवेंट है। कॉस्ट बाय द प्रोजेक्ट, चाहे इनफ्लोस हो आउटफ्लोस हो प्रोजेक्ट की वजह से, तो रेलेवेंट है। तीसरा पॉइंट बड़ा काम का। तीसरा कैसे काम का बता रहा हूं। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन कैश फ्लो होना चाहिए। मतलब जब हम रेलेवेंट कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं ना भाई, बाय डेफिनेशन कैश फ्लो होना चाहिए। एक्सेप्शन में आ जाता है टैक्स डेप्रिसिएशन। अनदर नेम फॉर द टैक्स डेप्रिसिएशन इज कैपिटल अलाउंस। अब टैक्स डेप्रिसिएशन है, कैपिटल अलाउंस को क्यों रेलेवेंट लेते हैं मैं इस पे आता हूं, लेकिन पहले दोबारा सुन ले भाई। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन कैश फ्लो होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है जी, बाय डेफिनेशन शुड बी कैश फ्लो। ब्रैकेट में डाल देते हैं एक्सेप्ट tax depreciation. Another name for the tax depreciation is capital allowances. देखिए जी, चाहे इनफ्लोस हो आउटफ्लोस हो यार, वो तो कैश फ्लो ना यार। और हम कह रहे हैं बाय डेफिनेशन उसे कैश फ्लो होना चाहिए। एक्सेप्शन में टैक्स डेप्रिसिएशन, अनदर नेम फॉर द टैक्स डेप्रिसिएशन इज कैपिटल अलाउंसेस। अब मेरी बात समझनी है। ये जो आपका टैक्स डेप्रिसिएशन या कैपिटल अलाउंस है, यार देखो कैपिटल अलाउंस अनदर नेम इज टैक्स डेप्रिसिएशन, ये इटसेल्फ कैश आउटफ्लो नहीं होता। आपका टैक्स डेप्रिसिएशन, आपका कैपिटल अलाउंस इटसेल्फ कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। फिर भी एनपीवी निकालते हुए हम टैक्स डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से आपका टैक्स सेव होता है। तो अगर आपसे कोई बोले भाई जब ये कैपिटल अलाउंस या टैक्स डेप्रिसिएशन खुद तो कैश आउटफ्लो है नहीं, तो आप एनपीवी निकालते हुए टैक्स डेप्रिसिएशन को या कैपिटल अलाउंस को इनकॉर्पोरेट क्यों करते हो? तो उसका आंसर क्या है? इस कैपिटल अलाउंस की वजह से टैक्स सेव होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। और इंटायर ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल अलाउंस की वजह से जो टैक्स सेविंग है उसको लें हम। तो कैपिटल अलाउंस इटसेल्फ कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन कैपिटल अलाउंस की वजह से हमारे यहाँ टैक्स रिड्यूस होता है, टैक्स सेव होता है। तो हमें टैक्स सेविंग लेनी पड़ती है। कैसे कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं भाई।
आप सुनना। अच्छा, सारी डिस्कशन फिलहाल किस पे चल रही है? रेलेवेंट के ऊपर, रेलेवेंट या रेलेवेंट, समझता। पहला पॉइंट है हमारी रेलेवेंट कैश फ्लोज का, कि फ्यूचर की कॉस्ट, फ्यूचर का रेवेन्यू क्या रेलेवेंट। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर फ्यूचर की कॉस्ट रेलेवेंट है तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी बनती है, पास्ट कॉस्ट इररेलेवेंट है। वो पैसा जो पास्ट में लग चुका है, इररेलेवेंट। आज आप कोई भी डिसीजन लें भाई, जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है, वो रिवर्टेड बैक नहीं होता, वो चीजें वापस नहीं आती। तो पास्ट कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहते हैं, वो इररेलेवेंट होती है। देखते हैं, पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट इज irrelevant. For example, R&D carried out before investment। देखे ना जी, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पास कॉस्ट संक कॉस्ट किसी काम की नहीं, इररेलेवेंट। क्यों? आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, R&D में जो पैसा लग गया वापस थोड़ी आएगा। वो R&D जो आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसा लगाया है, इररेलेवेंट। हाँ, हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी R&D लगाना पड़े, रेलेवेंट कैटेगोरी के लिए लिखा है वो R&D जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अगर आप कोई रिसर्च कैरी आउट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इररेलेवेंट। क्यों? रिसर्च हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुई, रिसर्च हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुई। अब बेटा आप इन्वेस्ट करें या ना करें, रिसर्च में तो आपका पैसा लग चुका है, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। तो पास्ट में जो कॉस्ट लग चुकी है, इररेलेवेंट। क्योंकि आज के डिसीजन लेने से पास्ट में लगी हुई कॉस्ट वापस नहीं आती। अब यहाँ पे एक दो और बातें ध्यान से सुनिएगा। आप सब माशाल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इसी के स्टूडेंट्स हैं, और आपको समझ में आ गया यार, पास्ट कॉस्ट संक कॉस्ट इररेलेवेंट है। क्योंकि पास्ट में जो हमने पैसा लगा दिया है, आज हम कोई भी डिसीजन लेंगे उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आई एम रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पास्ट कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, और अगर हम उसको डिसीजन मेकिंग में लेंगे, एनपीवी में लेंगे, तो मार्क्स कटेंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अल्लाह ना करे फेल हो सकता है, ये पता है। उसके बावजूद मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसमें वो पास्ट कॉस्ट को रेलेवेंट बना देते हैं। हैरत की बात है यार, हैरत, हैरत है मेरे भाई, हैरत है भाई, रमजान की उसमें बता रहा हूँ, अल्लाह माफ करे इस वक्त हालत में, कि मैं सरप्राइज हूँ भाई, कि हर वो बच्चा जो जानता है, समझता है, मानता है कि पास की कॉस्ट इररेलेवेंट है, लेकिन अपनी ही जिंदगी के डिसीजन लेते हुए पास की कॉस्ट को रेलेवेंट ले लेता है, तो भाई कैसे उस बच्चे का डिसीजन सही होगा? गलत ही होगा भाई, और उसकी लाइफ पे उसका बुरा ही इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक से दो। पहली एग्जाम्पल, अगर हम एज ए टीचर किसी बच्चे को कह देते हैं बेटा आप एक काम करो, फलानी स्किल सीख लो, उसके लिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो उससे ये होगा यार, तुम्हारी सीवी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, तुम ज्यादा एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बन जाओगे। तो आगे से बच्चा पता है क्या कहता है? कहता है सर पहले ही इतने पैसे लग चुके हैं, क्या और लगा दूं? ये द मोमेंट बच्चे ने कहा पहले ही इतने लग चुके हैं, क्या और लगा दूं, ओए बच्चे तू बच्चा ही है। इस बच्चे ने पास्ट में लगी हुई कॉस्ट को ले लिया है रेलेवेंट, क्योंकि ये बच्चा क्या कहता है? पहले ही इतने लग चुके हैं, और लगा दूं? तो बेटा अगर पास्ट की कॉस्ट को रेलेवेंट लोगे तो लाइफ में जो डिसीजन लेंगे वो गलत ही होंगे। ऐसा करने से होता क्या है, बच्चे वो जो न्यू स्किल सीख सकते थे वो नहीं सीखते,
और कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसी तरह से कुछ लोग भाई, वो रहते ही पास्ट में हैं, वो अपने प्रेजेंट में रहने के मूड में ही नहीं होते भाई। अब पास्ट में अगर उन्होंने अच्छा टाइम देख लिया, अल्लाह ना करे प्रेजेंट में बुरा टाइम है, तो पास्ट की बातें कर कर ही लोगों को मार देते हैं। ओ भाई हम तो पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। ओ भाई जैसे भी थे, अब की बात करें, प्रेजेंट में मेहनत करें ताकि फ्यूचर बना सके। पास्ट में कौन रहता है यार। और किसी इंसान से अगर, किसी फैमिली, घर के किसी फैमिली मेंबर से मैं कहता हूं यार, पास्ट में कोई गलती होगी, इंसान है, देखिए इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। अब आप अल्लाह न करे किसी फैमिली मेंबर से पास्ट में कोई गलती होगी, तो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि भाई उसको याद ना दिलाएं। कुछ लोग बार बार उसको उसके पास्ट की ताने देते रहते हैं, अबे रहने दे, तू तो ऐसा था पास्ट में, अबे रहने दे यार, अबे रहने दे भाई, तू तो अच्छी बात ही नहीं किया अगर। तो बेटा अगर रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर, किसी ने पास्ट में गलती कर दी है, उसको बेटा अगर यही ताने देते रहोगे, वो बेचारा जिएगा कैसे यार। तो फैमिली मेंबर्स का काम, किसी दूसरे फैमिली मेंबर ने जो मिस्टेक की है उसको हाइड करना होता है, रादर देन उसको हाईलाइट करके ताने मारना। नेवर डू दैट। चलें, ये एक दो बातें थी, मादरत के साथ थोड़ा इधर उधर निकल गए थे। पास कॉस्ट सन कॉस्ट पे हमने बात की, इररेलेवेंट है भाई। एक और, एक होती है कमिटेड फिक्स कॉस्ट। कौन सी? कमिटेड फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट। मिसाल के तौर पे, एक ऐसा बिजनेस प्रेमिसेस जो कि ऑलरेडी रेंट पर है, एक ऐसा बिजनेस प्रेमिसेस जो ऑलरेडी रेंट पर है, आप उस प्रेमिसेस में मान लो एक नया प्रोजेक्ट एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन आप उस प्रेमिसेस में नया प्रोजेक्ट एकोमोडेट करें या ना करें, रेंट तो उतना ही रहेगा। तो सर इररेलेवेंट हुआ ना। नया प्रोजेक्ट आ सकता है उस प्रोजेक्ट, उस प्रेमिसेस में, आप नया प्रोजेक्ट लेकर आ गए, आपने कहा मैं थोड़ा सा रेंट नए प्रोजेक्ट को एलोकेट कर दूं, इलॉजिकल, गलत। क्योंकि इस प्रेमिसेस में नया प्रोजेक्ट आए ना आए, रेंट तो आपको देना ही है, क्योंकि बिजनेस प्रेमिसेस ऑलरेडी किस पे, रेंट पर है। प्रेजेंट में भी पैसा लगेगा, फ्यूचर में भी लगेगा, फिर भी ये रेलेवेंट है। क्या बात है भाई। इसे कहते हैं कमिटेड फिक्स कॉस्ट। तो बेटा कमिटेड फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होती है भाई। कमिटेड फिक्स कॉस्ट होती है इररेलेवेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिजनेस प्रीमिसेस which is already on rent। तो बेटा जो प्रेमिसेस ऑलरेडी रेंट पर है, नया मान लो प्रोजेक्ट उसमें एकोमोडेट हो सकता है, अब आप नया प्रोजेक्ट एकोमोडेट करें ना करें, रेंट तो देना ही है भाई, इसलिए रेलेवेंट। ओके। अब अगला पॉइंट समझना, ध्यान से समझना। आप जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, आप जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, तो बेटा उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा, पैसा, किससे पैसा बोलता है। अच्छा, बोलने दो उसको, तुम मेरी सुन लो। आप जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, आप जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए पैसा, फंड्स, फाइनेंस। अच्छा भाई, ये तो अंडरस्टूड बात है सर, चाहिए, अबे सुन तो लो। आप जब फाइनेंस रेस करोगे, मान लो आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो उस पर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर्स की फॉर्म में आप पैसा रेस करते हैं, आप डिविडेंड दे रहे हैं। अब कहानी क्या है, ये जो आप लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, शेयर्स पे मान लो आप डिविडेंड दे रहे हैं, ये डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट इररेलेवेंट है। अब आप कह सकते हैं सर लो दसो कैसे इररेलेवेंट है।
हमने तो लोन लिया प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट भी तो इसी वजह से आ रहा है। अबे सबर सबर सबर, हौसला, सुकून, बात कर रहे हैं ना। जब कोई बड़ा बोल रहा होता है तो खामोश। और ये चाय का कप साइड में चल गया रहा है, मतलब ये चुस्की पे चुस्की चल रही है। और हमारे लेक्चर, भाई जरा ध्यान से बात सुन लो यार। सुनो, कहानी क्या है, कि क्यों इररेलेवेंट है भाई। हालांकि लोन लिया प्रोजेक्ट के लिए, शेयर्स इशू करके पैसा रेस किया प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर डिविडेंड को क्यों नहीं ले रहे रेलिवेंट, फिर इंटरेस्ट को रेलिवेंट क्यों नहीं ले रहे भाई। जवाब सुन लो जज्बाती, जवाब है इसका। जब आप एनपीवी निकालेंगे ना, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए चाहिए डिस्काउंट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट का, डिविडेंड का इंपैक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है। इसलिए इसलिए हम इंटरेस्ट पेमेंट को, डिविडेंड पेमेंट को रेलिवेंट कैश फ्लोस में नहीं लेते, वरना एक चीज दो दफा आ जाएगी। रिपीट, इंटरेस्ट पेमेंट को और डिविडेंड पेमेंट को सिर्फ इसलिए नहीं लेते, इसको कहते हैं पेमेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। पेमेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को रेलिवेंट कैश फ्लोस में, एनपीवी में नहीं लेते, क्योंकि उनका इंपैक्ट ऑलरेडी कहां होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अब आप कह सकते हैं कि सर मैं ना मानू, बेटा आप इसलिए नहीं मान पा रहे क्योंकि अभी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक पढ़ा ही नहीं। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद हम, अगला टॉपिक हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो आप अपनी आंखों से देखोगे इंशाल्लाह कि वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इंटरेस्ट का इंपैक्ट भी ले रहे हैं, डिविडेंड का इंपैक्ट भी ले रहे हैं। तो लेट मी मेक इट सिंपल। ये जो हम इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, इसको रेलेवेंट कैश फ्लो इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसका इंपैक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है। अगर आप इसे कैश फ्लो में भी ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक चीज दो दफा काउंट हो जाएगी। टू अवॉइड डबल काउंटिंग हम इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट को नहीं लेते। सो सिंपली पेमेंट, या यूं ले लें, पेमेंट्स टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिविडेंड पेमेंट्स are not considered as relevant cash flows because their impact their impact is already incorporated to incorporated in cost of capital। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसका इंपैक्ट ऑलरेडी है। तो बेटा इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट का इंपैक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका होता है, इसलिए इनको यहां पे हम एज अ रेलिवेंट कैश फ्लो नहीं लेते। ओके, अगली चीज, आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स वो इररेलेवेंट होते हैं। वो इररेलेवेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंक्रीमेंटल नहीं होते। आपसे कोई पूछे भाई फिक्स्ड ओवरहेड्स इररेलेवेंट क्यों होते हैं, उसका आंसर क्या है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल नहीं होते, इसलिए इररेलेवेंट होता है। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट because they are not incremental, because they are not incremental। अब मेरी बात समझनी है। अब देखें एफएम के लेवल पे बहुत कम चांसेस है कि एग्जामिनर एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड का वर्ड ही यूज करे, फिर तो फौरन पता चल जाएगा इररेलेवेंट है। देयर आर टर्मिनोलॉजीज जो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें से कोई भी टर्म आएगी तो आप उसको इररेलेवेंट लेंगे, क्योंकि फिक्स ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल नहीं होते। क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल की जा सकती हैं फिक्स्ड, एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स के लिए, देखिएगा। नंबर वन,
एग्जामिनर कह सकता है एलोकेटेड ओवरहेड्स, इररिलेवेंट। एग्जामिनर अपोर्शनड ओवरहेड का वर्ड यूज कर सकता है, अपोर्शनमेंट कह लें, अपोर्शन ओवरहेड्स कह लें। एग्जामिनर अप्लाइड ओवरहेड्स का वर्ड यूज कर सकता है। तो एग्जामिनर एलोकेटेड का वर्ड यूज करे, अपोर्शन का, एलोकेशन का, अप्लाइड का, और मेरा फेवरेट आ गया, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, एग्जामिनर एबीसी एलोकेशन का वर्ड यूज करे, एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं एबीसी पे आता हूँ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अब मेरी बात समझिएगा। अगर एग्जामिनर कहते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन ओवरहेड्स, तब भी इररिलेवेंट है। उसकी वजह है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक्चुअली एबीसी तो ऑल्टरनेटिव ही किसका है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एबीसी इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब सर, एबीसी और एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा फड्डा क्या है? इनमें सबसे बड़ा फड्डा, और फड्डा इस चीज का है, एब्जॉर्प्शन के बारे में लोग ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन के पास ओवरहेड्स की एलोकेशन के जो तरीके हैं वो अनफेयर तरीके, एब्जॉर्प्शन वाले ओवरहेड्स को अनफेयरली एलोकेट करते हैं। एब्जॉर्प्शन वाले जो है गरीब के बच्चे, उनके पास दो बेसिस हैं ओवरहेड्स को एलोकेट करने की। या तो गरीब के बच्चे ओवरहेड्स को एलोकेट कर रहे होते हैं लेबर आवर्स की बेसिस पे या मशीन आवर्स की बेसिस पे, बाकी एब्जॉर्प्शन के पास कुछ है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही मिलेगा आपको, या तो मशीन आवर्स लेता है एब्जॉर्प्शन वाला या लेबर आवर्स। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले ये कहते हैं भाई एब्जॉर्प्शन में ओवरहेड्स की होती है अनफेयर एलोकेशन, एबीसी कहता है हम देंगे फेयर एलोकेशन। एब्जॉर्प्शन में होती है अनफेयर एलोकेशन, और एबीसी कहता है हम देंगे फेयर एलोकेशन। चाहे एबीसी आपको फेयर एलोकेशन दे दे, भैया ओवरहेड्स तो टोटल सेम होते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी एबीसी में भी। एब्जॉर्प्शन एबीसी दोनों में टोटल ओवरहेड्स सेम होते हैं। तो एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स को आप एब्जॉर्प्शन को लेके एलोकेट करें या एबीसी को लेके, इररेलेवेंट। अब सुनना, काफी पहले एक सवाल आया था, एफएम में नहीं, इससे हट के कहीं, और उसमें बच्चों ने एबीसी एलोकेशन को, कुछ बच्चों ने एबीसी एलोकेशन को रेलेवेंट ले लिया था। अबे नहीं यार, हाँ ऐसा हुआ था, करना नहीं था ऐसा। अब सवाल है कि बच्चे ने कुछ जब पढ़ा के भेजा है कि बेटा देख, एबीसी एलोकेशन इररेलेवेंट होती है, तो उसने रेलेवेंट क्यों लिया, मैं जवाब देता हूँ। एग्जामिनर ने पहली लाइन में लिखा एबीसी एलोकेशन इन द फर्स्ट ईयर इज 100 मिलियन, एबीसी एलोकेशन इन द फर्स्ट ईयर इज 100 मिलियन। फिर आगे एग्जामिनर ने कहा इट विल राइज बाय 10% ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। बस बच्चे का दिमाग घूम गया, जो था नहीं वो घूम गया, समझ गए ना। अब यार बच्चे ने कहा कि एग्जामिनर कह रहा है पहले साल 100 है, देन इट विल राइज बाय 10% ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। बच्चा उस पर चला गया, राइज बाय इंक्रीमेंटल कॉज बाय द प्रोजेक्ट, उसने कहा यार ये तो रेलिवेंट है, गलत। एबीसी एलोकेशन पढ़ा चुका हूं भाई मैं आपको, इररेलेवेंट। अब आप कह सकते हैं कि सर कैसे इररेलेवेंट, वो तो कह रहा है एग्जामिनर कि पहले साल 100 मिलियन, उसके बाद 10% से बढ़ेगा। बिल्कुल कह रहा है 10% से बढ़ेगा, लेकिन भैया वर्डिंग्स पे तो ध्यान दो। क्या कह रहा है, एग्जामिनर से बात करो, एग्जामिनर कहता है 100 मिलियन द फर्स्ट ईयर, राइज बाय 10% ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। वो ये थोड़ी कह रहा है ड्यू टू द प्रोजेक्ट। आपके ओवरहेड सारी जिंदगी सेम थोड़ी रहेंगे मेरे भाई, आपके ओवरहेड सारी जिंदगी सेम नहीं रहते। वो सोचे ना, रेंट की भी अगर बात करूं तो सारी जिंदगी सेम रेंट थोड़ी होगा, बढ़ेगा। तो ये थोड़ी कह रहा है ड्यू टू द प्रोजेक्ट ओवरहेड्स बढ़ेंगे, वो कह रहा है ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ओवरहेड्स बढ़ेंगे, तो कहने दो। तो भाई इररेलेवेंट। तो प्लीज याद रखिएगा, आपके ओवरहेड्स भी जिंदगी भर सेम थोड़ी रहेंगे यार। तो इसलिए उसने कहा पहले साल 100 मिलियन, उसके बाद 10% बढ़ेगा ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आज मेरा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा स्टूडेंट, जो अल्लाह ना करे बहुत ही मुश्किल में मान लो,
एक मिनट के लिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप मेहनत करके, एफर्ट्स करके, अपने दिल में एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करके आगे बढ़ने की, बड़े आराम से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स चाहिए, उसके लिए बिलीफ चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। नो मैटर एफर्ट कितने ही स्मॉल क्यों ना हो, हर दिन करने। बेटा बहुत बड़ी जर्नी भी ना एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। नो मैटर आपको कितनी ही देर क्यों ना हो चुकी हो, आप जब भी स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी योर फर्स्ट डे। आगे बढ़ा जा सकता है लगन से, मेहनत से, बिलीफ से, और सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स की दुआओं से। तो बेटा आप में कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है, लगन है, बर्निंग डिजायर है, कंसिस्टेंसी है, माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलके ही रहेगी, गारंटी। और अगर मादरत के साथ 1 मिनट ले रहा हूं, और अगर आप, नजर आ रहा है सेल फोन, अगर आप इस सेल फोन के हैं आशिक, और आप अपनी जिंदगी के रोज के 1 मिनट के लिए मादरत बात कहीं और निकल लिए, आप अपनी जिंदगी के रोज के मान लो 2 घंटे मोबाइल को देते हो, कितने 2 घंटे, यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर अंट शंट जो भी है, अल्लाह माफ करे। 2 घंटों को मैंने मल्टीप्लाई किया 30 से, तो आपने एक महीने में दिए 60 आवर्स इधर उधर, मल्टीप्लाई कर दे 12, तो पूरे साल में आपके 720 घंटे जाया हो गए एक साल में। उस 720 को अगर हम डिवाइड कर दें 24 से, यानी कि 12 महीना जो है ना पूरे साल में, पूरे साल में जो 12 महीने, उनमें से एक महीना आपका वैसे ही वेस्ट हो जाता है। आपके पास बचे ही 11 मंथ्स, और ये वो बच्चा है जो दिन के 2 घंटे सोशल मीडिया पे लगा रहा है। तो समझो उसको साल 12 महीने का मिल ही नहीं रहा, उसको ईयर ही कितना 11 मंथ्स का है। अब सोचें जो बच्चा 4 घंटे लगा रहा हो, उसका तो साल 10 महीनों पे आ गया। फिर 10 महीनों में सोना वोना ये हो, तो भाई देख लें आप। सोशल मीडिया पे अननेसेसरली टाइम लगाने का मतलब ये है कि बच्चा आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अपने लिए, और कुछ भी नहीं। खैर वापस आ जाते हैं। तो महादरत के साथ ये बातें थोड़ी चलती रहती हैं। तो बेटे 5 टर्म्स है, इनमें से कोई भी टर्म इस्तेमाल हो सकती है किसके लिए, एग्जिस्टिंग फिक्स रेट्स के लिए। इनमें से कोई भी टर्म आएगी भाई बस इररेलेवेंट है, खत्म होगी बात। आगे चलते हैं। एडिशनल फिक्स कॉस्ट, नाम ही देखें क्या, एडिशनल रेलेवेंट है भाई। एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ कोर्स क्या है भाई, नाम ही देखे ना, एडिशनल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल रेलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट होती ही रेलेवेंट है, वेरिएबल तो है ही प्रोजेक्ट की वजह से। एडिशनल फिक्स कॉस्ट मींस विच इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट, रेलेवेंट है। तो अब बेटा थोड़ा सा आपको ये रेलेवेंट इररेलेवेंट वाले मामला बेहतर हो जाना चाहिए, कि कौन सा कैश फ्लो रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। काफी पहले एफएम में एक सवाल आया था कि ऑलरेडी एनपीवी कैलकुलेटेड थी, आपको मिस्टेक्स को ठीक करना था। किसी ने एनपीवी निकालते हुए इंटरेस्ट पेमेंट को कैश फ्लो में ले लिया था, तो आपने उसको बताना था भाई इंटरेस्ट पेमेंट को कैश फ्लो में नहीं लेते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाता है। अगर आप उसे कैश फ्लो में भी लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आ चुका है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम कैश फ्लो में इंटरेस्ट की पेमेंट को नहीं लेते। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अभी हमने पहला पॉइंट, पहला रूल, पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया है किसका, एनपीवी का, कि जी एनपीवी निकालते हुए आप सिर्फ किस पे ध्यान दोगे, रेलेवेंट कैश फ्लोज पे ध्यान देंगे। एनपीवी निकालते हुए आप किस पे ध्यान देंगे, रेलेवेंट कैश फ्लोज पे ध्यान देंगे। आप में से कोई भी, हम में से कर लें, हम में से कोई भी शख्स अगर सक्सेसफुल नहीं है, तो उसने अपने ऊपर ध्यान देना है कि व्हाट आर द मिस्टेक्स विच आई एम मेकिंग, कि मैं क्यों ग्रो नहीं कर रहा, मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा।
अपने अंदर फॉल्ट्स ढूंढें, दूसरों में नहीं। ब्लेम गेम नहीं। ना 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 ना। अगर आपने ब्लेम गेम स्टार्ट कर लिया कि मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं, फलाने ने मेरे से ये किया, फलाने ने ये किया, ऐसा फिर हो गया काम। जो शख्स एक्सक्यूजेस पे लाइफ गुजारता है, माजरत के साथ वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज वैलिड। एक्सक्यूजेस दे के आप सिर्फ अपने दिल को, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, सूथ करने की कोशिश करता है। इट विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक टाइम होगा आप होंगे और आप ही होंगे अपने साथ। उस वक्त आपका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, वरना मसला होगा। अपने लिए मेहनत ना करने का दिल करे, कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स को याद करें और उनके लिए मेहनत करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। बेचारे बोलते नहीं है मुंह से, लेकिन कभी सोचिएगा, वो बेचारे सुबह से रात तक, माँ को अल्लाह जज़ाए खैर दे, सुबह से रात तक बच्चों की खिदमत भी करती है, खाने भी बनाती है, दुआएं भी करती है, और वालिद अपने बेस्ट पोटेंशियल पे अपनी औलाद के लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन रिटर्न आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी चाहिए। आपकी सक्सेस से उनको, सक्सेस आपकी होगी, फायदा आपका होगा। आपके सक्सेसफुल होने से अगर आपके माँ बाप को खुशी होती है, तो आपको इस खुशी के लिए मेहनत करनी चाहिए। 1000% आपके पेरेंट्स को खुशी होगी आपकी मेहनत से, आपके सक्सेसफुल होने से। तो बड़े आज का पब्लिक सर्विस मैसेज याद रखिएगा, आपके सक्सेसफुल होने से कोई और खुश हो ना हो, आपके पेरेंट्स जरूर खुश होते हैं। तो उनकी खुशी के लिए एफर्ट्स करो, जान मारो, और किसी और को ना सही, अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुल होके दिखाओ, जरूरी है। चले भाई आगे चलते। अच्छा, ये अल्लाह अल्लाह करके हमने एक रूल डिस्कस कर लिया है कि सिर्फ एनपीवी निकालते हुए सिर्फ किस पे काम किया जाता है, रेलिवेंट कैश फ्लोज। अगला पॉइंट है बी। अब आते हैं हम रूल नंबर बी की तरफ। ये तो ए था ना। बी में हम बात करेंगे कैश फ्लोज की। चलिए, कब से कैश फ्लो की, अबे सबर कर लो, सबर कर। बेटा जब हम कैश फ्लोज की बात करते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो की दो टाइप्स होती हैं, कैश फ्लो की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं रियल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो। दूसरे को कहते हैं नॉमिनल कैश फ्लो। एक को कहते हैं रियल कैश फ्लो, एक को कहते हैं नॉमिनल। रियल कैश फ्लो का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। रियल का मतलब है विदाउट इन्फ्लेशन। नॉमिनल का मतलब होता है विद इन्फ्लेशन। बेटा रियल मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल मीन्स विद इन्फ्लेशन। अच्छा, नॉमिनल के लिए कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। नॉमिनल को एग्जामिनर मॉनेटरी कैश फ्लो भी कहता है। मॉनेटरी कैश फ्लो, नॉमिनल का वर्ड यूज किया जा सकता है। मॉनेटरी का क्या वर्ड यूज किया जा सकता है किसके लिए, नॉमिनल कैश फ्लोज के लिए। नॉमिनल कैश फ्लोज के लिए मनी कैश फ्लो का वर्ड भी यूज होता है। मनी कैश फ्लो का वर्ड भी यूज होता है। अब नॉमिनल बोले, मॉनेटरी बोले या मनी बोले, मीन्स विद इन्फ्लेशन। और रियल क्या है, विदाउट इन्फ्लेशन। अब सुनना, अगर आपके कैश फ्लोस रियल है, अगर आपके कैश फ्लोस रियल है, अगर आपके कैश फ्लोस रियल है, अगर आपके कैश फ्लोस रियल हैं, तो याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रियल होना चाहिए। अगर आपके रियल कैश फ्लोस है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, जिस पे डिस्काउंटिंग करनी है, वो भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सिंपली रियल कैश फ्लोस, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉमिनल कैश फ्लोस, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉमिनल क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
रियल कैश फ्लोज तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल, नॉमिनल कैश फ्लोज तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉमिनल। जैसे बुजुर्ग कहते हैं, हम नहीं कहते मेरा भाई कि सर आप भी तो हमारे लिए बुजुर्ग हो भाई, अलगा हाथ रखे, इतने बड़े नियम, मतलब बुजुर्गियत में नहीं, अल्लाह माफ कर। जैसे बुजुर्ग ये कहते हैं, अब बुजुर्गों से सुना है हमने, जैसा मुंह वैसी चपेट, जैसा मुंह वैसी चपेट। रियल कैश फ्लो, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल कैश फ्लो, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब हमने सीखना है, क्या सीखना है? दो चीजें सीखनी है। एक, रियल कैश फ्लोज को हाउ टू कन्वर्ट इनटू नॉमिनल कैश फ्लोज, रियल को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या यूं ले लें, नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई सवाल आ सकता है ना कि एग्जामिनर ने दिया रियल कैश फ्लो, कह रहा है ना, कह रहा है मुझे एनपीवी नॉमिनल में निकाल के दो, तो बेटा रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या नॉमिनल कैश फ्लो दे रहा है, कोई एमसीक्यूज आ गया, कह रहा है यार एनपीवी रियल में निकाल के दो, सीखना पड़ेगा, आसान कर लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लोज टू नॉमिनल, और यूं भी कह लें व्हेन टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लोज टू नॉमिनल। फिर आगे चल के सीखेंगे नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये एरिया आपने सीखना है। फिर आपने एक और चीज सीखनी है, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कब और कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ, देखिए ना एग्जामिनर ने मान लो आपको नॉमिनल कैश फ्लोज दे दिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल दिया है, तो भाई अगर नॉमिनल कैश फ्लोज हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैटेगोरिकली एग्जामिनर लिख कर दे रहा है रियल है, तो आपको रियल को क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल बनाना पड़ेगा। या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किसमें कन्वर्ट करना है, रियल में। तो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में या नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले इसको सीखते हैं, फिर कैश फ्लो पे आएंगे इंशाल्लाह। हाउ टू कन्वर्ट रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द नॉमिनल या नॉमिनल टू द रियल। सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है पहले। बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट, बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट हम रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में या नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट। देखते हैं फिशर इफेक्ट क्या है। बेटा बाय यूजिंग फिशर इफेक्ट हम रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में या नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिशर कॉस्ट ऑफ, फिशर इफेक्ट है 1 + नॉमिनल रेट, 1 + नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 + रियल रेट इंटू 1 + इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कौन सा यूज होता है, जर्नल इन्फ्लेशन, एग्जामिनर बताएगा। बस आपको लेकिन पता होना चाहिए फिशर इफेक्ट के अंदर जनरल इन्फ्लेशन आता है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन नहीं आता। सवाल के सर फर्क क्या है बताता हूँ। फिशर इफेक्ट में आएगा जर्नल इन्फ्लेशन, स्पेसिफिक नहीं आएगा। सवाल के सर ये जर्नल क्या होता है, जो स्पेसिफिक ना हो। सर स्पेसिफिक क्या होता है, जो जर्नल ना हो। बता रहे सुने, अगर आपसे कहा जाता है कि सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5% इन्फ्लेशन, एडिशनल फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए आपको स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की। तो फिशर इफेक्ट में स्पेसिफिक नहीं आता, क्या आता है, जर्नल इन्फ्लेशन। ओके, जो ओवरऑल क्या चल रहा है इन्फ्लेशन गिवन होगा। लेकिन अब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, जर्नल। अच्छा जी, स्पेसिफिक नहीं आएगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं देखते हैं।
अच्छा, फॉर्मूला भी देखें, बड़ा लॉजिकल है। नॉमिनल रेट वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन हो, रेल वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन ना हो। अब रेल में अगर इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर दे तो नॉमिनल बन जाएगा। आप इक्वेशन देखें, ऐसी है, वन प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू वन प्लस रेल। रेल में इन्फ्लेशन डाल रहे हैं हम लोग, रेल में इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो नॉमिनल बनेगा ना भाई। लेट्स से रेल रेट दिया जा रहा है 12%, कितने परसेंट? 12। इन्फ्लेशन लेट्स से जर्नल इन्फ्लेशन दिया जा रहा है आपको 5%। आपसे कहा जा रहा है भाई नॉमिनल रेट निकाल के दो। तो बहुत सिंपल है, देखिएगा। नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 12% है ना, इसको 1.12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.05 -1। देखिए ये +1 है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। इस पूरे को आप एक ब्रैकेट में ले लो और यहाँ पे -1 लिख दो भाई। इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा जी, देखते हैं कैलकुलेटर यूज करके क्या आ रहा है। 1.12 मल्टीप्लाई 1.05 -1, ये आएगा 0.176। उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 आ रहा था। 0.176 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6%। एक और ले लेते हैं। लेट्स से बेटा आपको नॉमिनल रेट दिया जा रहा है 12%, इन्फ्लेशन दिया जा रहा है, चलो इन्फ्लेशन कर लेते हैं 3%, और आपसे कहा जा रहा है रियल रेट निकाल के दें। ऑब्वियसली रियल रेट नॉमिनल से कम होगा। फॉर्मूला रीअरेंज कर लेते हैं ताकि मसला ना हो। रियल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। तो रियल रेट इज इक्वल टू 1.12 1.10 -1। 8.737। जो आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परसेंटेज आ जाए। 8.737%, या राउंड ऑफ करेंगे तो 8.74% भी कर सकते हैं अगर 2 डेसिमल पे जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लीज। हल्का सा मैथ्स वाला राउंड ऑफ है। 5 है तो अगला डिजिट बढ़ा दो, 5 से कम है तो बस जो है वो रहने दो बस। 8.74% आ गया आपका रियल रेट। अब जो असल गेम सीखना है वही सीखना है। रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस इस कॉन्सेप्ट की भी मजीद डिस्कशन करनी है कि रियल कैश फ्लोज के लिए रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल के लिए नॉमिनल। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारा अगला लेक्चर लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा लेक्चर लंबा हो। क्योंकि नॉर्मली 45 मिनट से 1 घंटे तक का लेक्चर बहुत है, इससे ऊपर सही नहीं होता, वो बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, हाउ टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लोज टू नॉमिनल और नॉमिनल टू रियल, और इस पे भी बात करेंगे कि क्यों हमें रियल कैश फ्लो को नॉमिनल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इस पे भी बात होगी। और इस पे भी बात होगी, अगर एक एनपीवी किसी ने कैलकुलेट कर ली, उसने कहा भाई 3 4 इन्फ्लेशन गिवन थे, मैंने कोई इन्फ्लेशन नहीं लिया, मैंने तो रियल कैश फ्लोस लिए, रियल डिस्काउंट फैक्टर लिया, क्या उसने सही किया गलत किया? गलत तो किया उसने। क्यों गलत किया भाई? किन हालात में एनपीवी को नॉमिनल टर्म्स में निकालना लाजमी है, किन हालात में आप एनपीवी रियल टर्म्स में निकालें या नॉमिनल में निकालें सेम आती है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस होंगी। प्लस मजीद जो एनपीवी का रूल है, क्योंकि अभी हम सब क्या डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि हम एक आध एनपीबी का क्वेश्चन भी फ्रॉम द पास्ट पेपर इंशाल्लाह डिस्कस कर लें। सो सी यू ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास पे कमेंट जरूर दीजिएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी।